नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर, शिक्षा जगत के चैनल, राष्ट्र हित में चैनल। सभी हर भाई बहन को अभिनंदन, स्वागत है। बात करेंगे आज की संस्कृत स्पेशल क्लास की, शिक्षक भर्ती की, संविदा वर्ग 3, सी टेट, सुपर टीटी, यूपी टेट, केवीएस रीट, सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे लाएँ आपके। आप लोग अपना अपना स्कोर कार्ड नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, का लिख देते हैं और आपका खा लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अक्षर कहलाते हैं। तो ये आपके क्या वर्ण भी होते हैं और यही आपके अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। जो स्वर है आपका कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 5। बात भेद की हुई है। तो स्वर में कितने भेद होते हैं, देखिए पूरे आपके रस की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है स्वर में कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण का जो अर्थ है आपने बता दिया, बात कर रहे थे स्वर की। ठीक है। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के भैया 3 भेद होते हैं। बात करेंगे हिंदी में, भेद की बात की है, यहाँ पर प्रकारों की बात नहीं की गई है। हिंदी में बात करेंगे स्वर में तो 2 ही भेद होते हैं आपके। ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ होता है। लेकिन अगर बात संस्कृत की जाए तो यहाँ पर 3 हो जाते हैं, जिसका आप होता है अच। ठीक है। अच में हमारे कितने होते हैं, तो अच में कितने होते हैं दोस्तों, अच में 13 होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। और हल में आपके कितने होते हैं, हल में आपके 33 होते हैं। और तीसरा जो भेद है आपका स्वर में, वह होता है अयोगवाह। ठीक है। अयोगवाह, अयोगवाह में आपके कितने वर्ण होते हैं, तो 4 वर्ण आपके अयोगवाह में आते हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया, 17, 3, 20, 50, टोटल 50 वर्ण आपके संस्कृत में हो जाते हैं। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यंजन का दूसरा नाम है अच, सल, यण, हल। तो व्यंजन का दूसरा क्या नाम है, बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है। जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर इसका जरूर बताएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है। क्या होगा, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, सभी लोग बताइए। तो व्यंजन का दूसरा नाम आपका हल होता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर को और क्या कहते हैं। जो स्वर होता है, स्वर को और क्या कहते हैं, तो स्वर को क्या कहते हैं, और आपका अच कहते हैं। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यह आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन जैसे जीभ से कंठ से स्पर्श होता है, ये सभी जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। वो कितने आते हैं, तो जैसे का से मा तक होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। स्पर्श व्यंजन या कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो का वर्ण से लेकर मा वर्ण तक आते हैं। ठीक है। जैसे का से बोलिए का, खा, गा, ये आपके स्पर्श, कहीं ना कहीं कंठ में कहीं स्पर्श होगा, कहीं जिह्वा में होगा, कहीं ओष्ठ में होगा, तो कहीं ना कहीं स्पर्श होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं। देखिए व्यंजन के भेद की बात की गई, प्रकारों की बात नहीं की गई है। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं आपके व्यंजन में, 4 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बहुत बारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है। जो आपका महेश्वर सूत्र है उसमें आपके कितने सूत्रों की गणना होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 सूत्रों की गणना होती है महेश्वर सूत्र में। ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न रहेंगे। ता का उच्चारण स्थान क्या है। ता जब हम बोलते हैं, ता बोलिए तो बोलेंगे ता, तो दंत और जिह्वा में आपका क्या होता है, टकरार होती है। भैया जब टकरार होती है तो क्या हो जाएगा, दंत उच्चारण कहला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतःस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। अंतःस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं, तो कितने वर्ण आपके सम्मिलित किए गए हैं, या, व, र, ला। ठीक है। ये आपके जो वर्ण हैं, ये अंतःस्थ के अंतर्गत वर्ण सम्मिलित आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। बात की गई है अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो कौन से वर्ण हो रहे हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत? आपके आ ई उ ऋषि री ए ओ ऐ औ। ठीक है, ये आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश है, सदैव, श्रीसई, पावकई। दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? श्रीसय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? श्रीसय हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की गुण संधि का सूत्र है। तो गुण संधि का सूत्र कौन सा है? सभी लोग जानते हैं कि ये आदि गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रामस्य शेते किस सूत्र का उदाहरण है? रामस्य शेते किस सूत्र का उदाहरण भैया? यह स्तोय चुंग सुचय। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा आपका? इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पितरों में कौन सा समास होगा? माता चा। ठीक है, माता चा पिता चा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा समास होगा? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। माता चा पिता चा या माता चा पिता कह सकते। पितरऊ में समास क्या होगा? तो भैया जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो कौन सा समास होता है? सभी लोग जानते हैं जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगर संख्यावाचक हो तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी? देखिए कर्म कारक की विभक्ति पूछी गई है तो एक क्वेश्चन आपके कारक से भी पूछा जाता है, विभक्तियां आ जाती हैं, तो आपको प्रिपरेशन 100% यहाँ पे प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो कर्म कारक में कौन सा विभक्ति हो जाइए? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म कारक कब आती? द्वितीय विभक्ति में आती है। पहला आता है कर्ता। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ रेखांकित जो पद में कौन सी विभक्त होगी? पुत्रेण सह माता गच्छति यानी पुत्रेण सह माता गच्छति, ये आपका रेखांकित। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सी विभक्ति आपकी होगी। ठीक है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पर आपकी तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, पुत्रेण सह माता गच्छत तो तृतीया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अहम पुस्तकम पठामि में कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। अहम पुस्तकम पठामि को आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करके बताना है। तो क्या हो जाएगा? मया पुस्तकम पठते। अहम यानी क्या होता है? मैं होता है, लेकिन आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मया पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पा धन कत्वा मिलकर बनेगा। कत्वा क्या है? यहाँ पे आपका प्रत्यय है। तो पा में अगर कौन सा प्रत्यय लगा दें? कत्वा प्रत्यय अगर लगा देते हैं, पा आपका यहाँ पर धातु है। ठीक है, और कत्वा आपका क्या है? यहाँ पर कत्वा आपका प्रत्यय है। तो क्या निर्माण हो जाएगा? शब्द का क्या निर्माण हो जाएगा? तो पीत्वा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। धातु क्या है आपकी? नी है। लकार कौन सा है? लिट लकार है। पुरुष है आपका प्रथम पुरुष और एक वचन होगा। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? नेष्यति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। आप लोग वीडियो पॉज कर अपना अपना 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तो पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। कौन सा रूप बनेगा भैया? चलिए कमेंट करके बताइएगा। तो पितृघ्न बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
26 को संस्कृत में क्या कहेंगे। देखिए संख्या से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैंने वीडियो बना रखा है तो जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं मिला है, चाहते हैं वीडियो बनाना, तो 1 से 100 तक या 1000 तक मैं आपको संख्या में संस्कृत में वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, जिसके जितना ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे ठीक है वोट आएंगे, हम बना देंगे वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 26 को आपको खड्विंशति कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे 80 हो गया। ठीक है, 80 को क्या कहते हैं संस्कृत में, उसके 2-3 नाम होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर आपको ठीक है व्याख्या करूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अव्यय पद आपका किस में नहीं है बताना है। ठीक है, रीते में, कदा में, एकधा में या जालजय में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर इसमें अव्यय पद नहीं है, और रीते, कदा और एकदा में आपके अव्यय पद हैं तीनों। ठीक है, नेक्स्ट है कि बृहत कथा के लेखक कौन है। तो बृहत कथा के लेखक यानी कि पोएट कौन है, पोएट बताना है कि बृहत कथा के पोएट कौन है भैया। तो इसके कौन से पोएट होंगे आपके, गुढ़ाच क्या हो जाएंगे, गुढ़ाई। ठीक है ना, जो गुढ़ाई हैं वो आपके बृहत कथा के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पदों में कौन सा आपका अशुद्ध पद है। ठीक है, तो चलिए अशुद्ध शुद्ध पद से एक क्वेश्चन आता है तो जरूर कंठस्थ क्लियर करेंगे। इसका जो राइट आंसर है, देखिए रामय हरिश्च गच्छतः शुद्ध है, ते अत्र कदा आगच्छन्ति किम अहम पठामि। लेकिन जो डी ऑप्शन है वह आपका शुद्ध है, अयम एका बालिका आगच्छति। ठीक है ना, अयम भी लिखा है लेकिन यहाँ पे एका बालिका लिख गया, तो क्या हो गया यहाँ पर रॉन्ग, अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है। ठीक है, यानी कि गलत दिया हुआ है समूह। ठीक है, पर्यायवाची। तो देखिए अमृतम का त्रिसारय सुधा अमिनय, बिल्कुल सही बात है। फिर बी में देखिएगा अश्वय का घोटकय वाय वाजी, सही बात है। तीसरा देखिएगा गंगा मंदाकिनी विष्णुपदी भीष्मसुह, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चौथा देखिए कामदेव स्कंदय मयु कुमार है, क्या ऐसा बोलते हैं, तो ये आपका गलत है। चौथा आपका समूह जो है सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। जो उच्चारण कौशल होता है, ठीक है, उससे संबंधित आपका क्या नहीं है, तो उससे संबंधित देखिए आपका क्या है, भाव अतिरेक नहीं है। भाव अतिरेक जो होता है उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, लेकिन अक्षर अभिव्यक्ति विराम और गति आपके उच्चारण कौशल से। उच्चारण यानी जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं तो अक्षरा अभिव्यक्त करते हैं, गति भी होती है, विराम भी होता है, लेकिन वहाँ पे भावातिरेक का यह आपके उच्चारण कौशल से कुछ भी संबंधित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी संबंधित नहीं यहाँ पर किसी भी प्रकार का उच्चारण की दृष्टि से। आगमन विधि का सही क्रम क्या है। जो आगमन निगमन विधि होता है, बहुत ही 1-2 क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, तो आगमन विधि का आपका सही क्रम क्या होगा यहाँ पर, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा सही क्रम जो होता है। तो आगमन विधि का जो सही क्रम होता है, आगमन पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, बाद में परीक्षण होता है, ये ध्यान देना। उदाहरण के बाद निरीक्षण होता है, ये ध्यान रखना है, उदाहरण और निरीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट में तो परीक्षण होता ही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है। संस्कृत शिक्षण पद्धति कौन सी कहलाती है, व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, ये आपके तीनों। तो संस्कृत शिक्षण पद्धति जो है इनमें से आपकी वो आपके व्याकरण पद्धति भी है, विश्लेषण पद्धति भी है और आपकी अनुवाद पद्धति भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है, कौन सा आपका शिक्षण सूत्र होगा। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर या उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो शिक्षण सूत्र है वो आपके देखिए पूर्ण से अंश की ओर भी होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है और सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत स्पेशल क्लास में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन लगे, ये पहला पार्ट है। आने वाले क्वेश्चन और भी सिलसिला जारी रहेगा और आप लोग अपना प्यारा भरा लाइक और कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखते रहिए,
प्रिपरेशन करते रहिए और सरकारी नौकरी में सफल होइए। ठीक है, हमारा सपना शिक्षक को अपना। जय हिंद साथियों।